के साथ आस्था कौशिक। कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव गोल्ड स्मगलिंग केस में कानूनी शिकंजे में घिरी है और उस केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब बात निकलकर सामने आई है कि रानिया तो केवल मोहरा थी, वहीं इसका मास्टरमाइंड तरुण राजू नाम का एक शख्स है। कन्नड़ एक्ट्रेस गोल्ड स्मगलिंग केस में जेल में बंद है। रानिया दुबई से सोने की खेप लेकर बेंगलुरु पहुंची, लेकिन वो कानून की गिरफ्त में आ गई। वहीं इस केस में एक और किरदार का नाम सामने आया है। गोल्ड स्मगलिंग के इस केस में केवल रानिया ही नहीं बल्कि तरुण कोंडूरू राजू भी शामिल था। DRI सूत्रों के मुताबिक रानिया राव तो केवल मोहरा थी, बल्कि तरुण राजू केस का असली मास्टरमाइंड है। 3 मार्च को जब रानिया को बेंगलुरु एयरपोर्ट से पकड़ा गया तो उसके पास से 12 करोड़ 56 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया, जिसकी मात्रा 14 किलो से ज्यादा थी। जांच में सामने आया कि रानिया को दुबई से ये सोना तरुण कोंडूरू राजू ने दिया था। तरुण राजू का कनेक्शन साउथ फिल्म इंडस्ट्री से रह चुका है। तरुण के पास अमेरिका की नागरिकता है। तरुण ने अदालत में जमानत याचिका लगाई, जिसका DRI ने विरोध करते हुए दलील दी कि तरुण ने अपने पासपोर्ट का दुरुपयोग किया और गोल्ड स्मगलिंग को अंजाम देने के लिए तरुण ने एक इंटरनेशनल लिंक के रूप में काम किया। भारत में 1 किलोग्राम सोने की कीमत करीब 86,04,000 रुपए है, जबकि दुबई में सोने की कीमत 83 लाख रुपए है। बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए भारत में सोना लाने पर 3,04,000 रुपए का फायदा होता। रानिया एक बार में 15 किलो सोना अपने साथ लाती थी, जिससे 45 लाख से ज्यादा का फायदा होता और फायदे की रकम में रानिया को 15 लाख तक मिलते थे। जांच में ये बात भी सामने आई कि तरुण राजू और रानिया ने दुबई में वीरा डायमंड्स ट्रेनिंग की शुरुआत की थी। कंपनी दुबई में सोना आयात करती थी, क्योंकि UAE में सोने पर आयात शुल्क नहीं लगता। जिनेवा में सोना आयात किया जा रहा था, लेकिन शक है कि बाद में यहाँ से भारत से सोना तस्करी हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्रेटर नोएडा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ गाय का दूध पीने से एक महिला की मौत। कंप्यूटर बिठा दिया करता था। अब वो कोई मेल वगैरह का होता था, क्या होता था, हमको भी इतना ध्यान नहीं है। हम तो इस चीज़ में बिल्कुल फ्री थे, नए थे। अब बाकी बताते थे इसमें कोई मैसेज आया तो नया चाइनीज़ बंदे वहाँ पे होते थे, उनको बुलाते थे, वो आके उनको पूरा देख रेख करता था। बाकी उनका काम है, क्या करता है क्या नहीं करता। तो हमको तो ये सिस्टम लग रहा कि हम गलत जगह पर आ गए। और यही आप बीती बताई झुंझुनू के सुल्ताना गांव के सतवीर ने। दरअसल उसने सोशल मीडिया पर नौकरी की तलाश की तो इंटरव्यू के बाद उसे थाईलैंड में नौकरी मिली। सतवीर जयपुर से मुंबई पहुंचा, जहां उसने थाईलैंड के लिए उड़ान भरी। थाईलैंड पहुंचने पर सब ठीक था, लेकिन बाद में उसे कंपनी के प्रतिनिधि के नाम पर कुछ लोग अपने साथ ले गए और डंकी रूट से म्यांमार पहुंचा दिया गया। पर लोग बहुत ज्यादा है, कम से कम 10 से 20 हजार लोग थे वहाँ पे, जो सेम वे डोंकी मार के रहे गए। उनको किसी को भी ये नहीं पता कि किस काम के लिए जा रहे हैं, कौन सा रास्ता यूज हो रहा है। लास्ट में जब कुछ दिन बीतने के बाद पता चलता था हम तो ब्रह्मांड काम कर रहे हैं थाईलैंड के नाम पे। काम तो था ऑनलाइन का, चैटिंग का, जिससे लोगों के पास मैसेज किया जाता है कि उनके बारे में। कुछ यूरोपियन कंट्री को टारगेट किया गया, अमेरिकन कंट्री को टारगेट किया गया, उन्हें मैसेज भेजा गया फेसबुक के जरिए। एज ए फीमेल हमें प्रिटेंड करना पड़ता था कि हम एक फीमेल बात कर रहे हैं। उनसे उनका एड्रेस, उनका नाम पता जानना जरूरी था। उसके बाद फोन फॉरवर्ड करना पड़ता है, जिसके आगे की जो प्रोसेस है वो ताइवानी या चाइनीज में करता है। अगर काम नहीं करते तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। घर वापसी के लिए फाइन देने, आर्मी कैंप में भेजने की धमकी दी जाती, जो किसी बुरी जेल से कम नहीं थी। हाँ बिल्कुल, ऐसा हमें जाते डराया गया था। पर कुछ चाइनीज कंपनियों द्वारा ये सब किया जा रहा था। अगर कोई आने का चाहता है तो उसे 3 लाख थाई बात का जुर्माने के तहत उन्हें पे करना होगा, या उन्हें 7 से 1 महीने का जो उनका आर्मी कैंप था लोकल, वहाँ की खुद की सिक्योरिटी फोर्स बनाया गया है, वहाँ पे रहना होगा। या किसी भी आप अगर आज पहले आपके पास वैसे नहीं, आप प्योर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको 2 बंदे पहले इंडिया से वहाँ भिजवाने होंगे, उसके बाद आप आ सकते हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों ने चीन के एक एक्टर वांग जिंग को एक फिल्म के बहाने थाईलैंड बुलाया और फिर उनको भी अन्य की तरह बंधक बनाकर साइबर ठगी के अड्डे पर लाकर छोड़ दिया। उनसे भी साइबर ठगी के लिए ट्रेनिंग देने लगे, लेकिन वांग जिंग के गायब होने पर न केवल चीन
बल्कि थाईलैंड समेत म्यांमार में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। इसके बाद वांगजिंग को एक साइबर ठगी के अड्डे से आजाद करवाया गया। इस दौरान वांगजिंग के सिर के बाल काटने से लेकर अन्य प्रताड़नाएं भी दी गई। ग्रेटर नोएडा में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सीआईएसएफ की होगी। पहले चरण में 1000 से ज्यादा जवान तैनात होंगे। यमुना अथॉरिटी जवानों के आवास की व्यवस्था करेगी। देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम 80% तक पूरा हो चुका है। काफी कम समय बाद बहुत जल्द ही यहां से हवाई सेवा की भी शुरुआत हो जाएगी। इंजीनियर और श्रमिक दिन रात काम करने में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट के विशालकाय रनवे पर आपको जल्द ही विमान टेक ऑफ और लैंड करते हुए दिखाई देंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होगी। पहले चरण में 1000 से ज्यादा जवान तैनात होंगे। यमुना अथॉरिटी जवानों के आवास की व्यवस्था करेगी। को बता दें, सेक्टर 22A में 13.64 एकड़ जमीन का आवंटन किया जाएगा, जो कि निःशुल्क होगा। सीआईएसएफ के अधिकारियों की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है और अब इस प्रस्ताव को यमुना प्राधिकरण बोर्ड बैठक में ले जाएगा, जो कि 28 मार्च को होगी। अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक 1047 सीआईएसएफ के जवान पहले फेज में तैनात होंगे और इसमें कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और तमाम अधिकारी कर्मचारी इसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे। एयरपोर्ट का टर्मिनल 1,37,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बनकर तैयार है। 15 मई से डोमेस्टिक उड़ान 15 मई से शुरू होने की उम्मीद है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 25 जून से शुरू हो सकती है। एयरपोर्ट का एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनकर तैयार है। तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। 8000 से ज्यादा श्रमिक 24 घंटे काम कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। विकास कार्य तेजी से चल रहा है, जहां की दूसरी तरफ अब आवासीय सेक्टर भी बसाए जाएंगे और सीआईएसएफ के जवान सुरक्षित माहौल में रह सके, इसकी जिम्मेदारी के लिए जमीन का आवंटन भी किया जाएगा। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। औली की सुंदर वादियों में विंटर कार्निवल शुरू हो चुका है। 2 दिन तक बर्फीली वादियों में खिलाड़ी पूरे जोश के साथ स्कीइंग करते हुए दिखेंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। औली में विंटर कार्निवल का आगाज हो गया है। रविवार तक औली में विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया संदेश के तहत औली मैराथन, नॉर्डिक स्कीइंग प्रतियोगिता, योग अभ्यास, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण और विंटर गेम संगठन उत्तराखंड के द्वारा इन खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें स्थानीय स्कीइंग खिलाड़ी, आईटीबीपी के खिलाड़ी शामिल हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो साइक है प्लस विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, इसको विंटर कार्निवाल, औली विंटर कार्निवाल के रूप में इसको आयोजित किया जा रहा है। और इसके तहत आज हम यहाँ पर सुनील से औली तक एक मैराथन रेस कर रहे हैं। वो संपूर्ण भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश भर में इस समय ये फिट इंडिया का आयोजन चल रहा है और निरंतर हर साल इसको प्रयास कराया जा रहा है कि और अच्छे स्तर से कराया जाए। औली की खूबसूरत वादियां पर्यटकों को खींच लाती हैं। वहीं विंटर कार्निवल को देखने के लिए भी सैलानी औली का रुख कर रहे हैं। वहीं पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। हर समय ऐसा प्रोग्राम होते रहे कि हमारे यहाँ के लोकल खिलाड़ियों को प्रमोट करे और जो भी हमारे बाहर से जितने नेशनल इंटरनेशनल गेम्स होते हैं यहाँ पे हो। कम बर्फबारी की वजह से नेशनल खेलों का आयोजन औली में नहीं हो पाया, लेकिन विंटर कार्निवल होने से औली में 2 दिन पर्यटकों के लिए रोमांच बना रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए चमौली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।
रामनगर में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल का मकसद कुमाऊनी व्यंजन को टूरिस्ट तक पहुंचाने का है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ने पर्यटन विभाग के साथ मिलकर कुमाऊनी फूड फेस्टिवल का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न तरह के कुमाऊनी व्यंजन बनाकर लोगों को परोसे गए। यहाँ भट की चुड़कानी, गहत का फाना, मड़ुए की लपसी, गेठी के कबाब, बड़े, पालक का कापा, बड़ी की सब्जी, बुरांज के पकौड़े, बेड़ुआ रोटी, तिमल की सब्जी, आलू के गुटके, झंगोरे की खीर, पल्लर समेत कई कुमाऊनी व्यंजन बनाए गए, जो लोगों को खूब पसंद भी आए। जैसे चुड़कानी वह ये सब तो लोग रोज मतलब बन ही जाता है मोस्टली सबके घर में, लेकिन जो पुराना है, जैसे मैंने गहत का पाना बनाया तो बहुत पता भी नहीं रहता लोगों को कि क्या चीज है, तो मैंने इसको गहत का पाना कि लोग इसको जाने और बने, और बहुत हेल्दी फूड होता है। मैंने आज बनाए हैं ये मालपुए, पहाड़ी स्टाइल के मालपुए, तिमिल की सब्जी, और ये सूखा मूली को बोर के सुखा के उसकी बनती है साल भर वो, और इसकी मडवे की लापसी, और ये पकौड़ी इसकी रोडोडेंड्रॉन्स जिसको हम बुरांच कहते हैं, उसकी पकौड़ी बनाई। जो लोग खाली जूस पीते हैं तो हम पकौड़ी बनाई। कॉर्बेट के पास हो रहे इस फूड फेस्टिवल का मकसद कुमाऊनी व्यंजन के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करना है। यहाँ देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक पहुँचते हैं। कुमाऊनी खाना जो कि विलुप्त होता जा रहा है, और यहाँ के जो लोग हैं उनको भी पूरी जानकारी नहीं है कि ये खाना कैसे बनता है। जो हमारे पूर्वज थे, काफी सारे डिशेस थे जो कि अभी आज के जनरेशन से पूछिए तो उनको पता ही नहीं है कि क्या है। तो बेसिकली हमें इस कुमाऊनी खाने को प्रमोट करना है। देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ पर आते हैं, हर साल आते हैं, विभिन्न तरह की अनुभूतियां करके जाते हैं, वाइल्ड लाइफ देख के जाते हैं, बाकी जो यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता है उसको भी अवलोकन करके जाते हैं। पर किसी उसमें जो पहाड़ का जो कल्चर है और स्पेशली जो यहाँ का फूड है, यहाँ के व्यंजन है, उनके बारे में ना तो उनको टेस्ट करने का मौका मिल पाता पूरी तरह, और ना वो उसको समझ पाते हैं। इस फूड फेस्टिवल में कई रिजॉर्ट्स के मालिक और मैनेजर भी पहुंचे, जहां उन्होंने इन व्यंजन का स्वाद भी लिया। साथ ही इन व्यंजनों को अपने रिजॉर्ट में प्रमोट करने की बात भी कही। ऐसे आयोजनों से एक आपकी जो कुजीन है वो सब जगह जाती है, लोगों को पता लगता है। और फॉर्चुनेटली हमारी जो कुजीन है वो पहाड़ों में मोस्टली ऑर्गेनिक होती है, और उसमें काफी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसकी बहुत ज्यादा होती है, और लोग इसको इस समय हम लोग अपने होटलों में भी देखते हैं। हमारी कोशिश है कि हम लोकल फॉर वोकल में जितना हम अपनी कुजीन को प्रमोट कर सकते हैं, भरसक अपने रिजॉर्ट में करते हैं। और यहाँ देख के आज बहुत शानदार लगा कि हमारे उत्तराखंड की कितनी वैरायटियां हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हम अभी इसको और एक्सप्लोर करेंगे। कुमाऊनी उत्पाद ज्यादातर पहाड़ में उगाए जाते हैं, जो विशुद्ध रूप से ऑर्गेनिक होते हैं। ऐसे में स्वाद से भरपूर ये खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पर्यटन विभाग की ये पहल रंग लाएगी। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और सहारनपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी नेता ने अपने परिवार को गोली मारी है। पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारी है। 2 बच्चों की मौत हो गई है। पत्नी और 1 बच्चे की भी मौत हो गई है। आनन फानन में इलाज के लिए पत्नी और 1 बच्चे को जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता योगेश रोहिला को मौके से गिरफ्तार किया है। जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। तो एक बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है। बीजेपी नेता ने अपने पूरे परिवार को गोली मार दी। देवेश त्यागी से इस पर अपडेट लेते हैं। देवेश, और क्या जानकारी मिली है? आपको बताना चाहूंगा ये योगेश रोहिला जो गंगों में संगाखेड़ा गांव है वहां के रहने वाले हैं, और उनका किसी कारण से अभी, क्योंकि पुलिस मौके पर है, अभी जानकारी नहीं मिल पाई किस कारण से अपराध में थे या कोई झगड़ा हुआ है, ये अभी नहीं पता लग पाया। लेकिन इन्होंने जो पूरा परिवार है, इनके 3 बच्चे हैं और 1 पत्नी, चारों को गोली मार दी, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर डेथ हो गई और पत्नी और 1 बच्चा घायल है, जिसको जिला अस्पताल भेजा गया है। और पुलिस ने जो योगेश को वहीं मौके से पकड़ लिया है। जी, तो बीजेपी नेता को फिलहाल मौके से पकड़ लिया गया है, लेकिन परिवार में और कौन कौन है, किनकी हालत अभी गंभीर है और किनकी मौत हो चुकी है? देवेश, एक बार फिर से क्लैरिटी से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और 1 बच्चा और उनकी पत्नी घायल है, जो गंभीर रूप से घायल है, उनको जिला अस्पताल भेजा गया है और वह भी रास्ते में है, अभी जिला अस्पताल नहीं पहुंचे हैं। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी स्थिति क्लियर हो पाएगी। जी,
पुलिस ने आसपास लोगों से इन्वेस्टिगेशन की होगी, पूछताछ में पता चला होगा क्या कोई विवाद चल रहा था आपस में, या फिर ये एक हीट ऑफ द मोमेंट जिसमें ये पूरा हत्याकांड हुआ है। अभी कारणों का नहीं पता लग पाया है, किस कारण से यह हत्याकांड हुआ है, इन्होंने किस अवतार में थे या कोई झगड़ा हुआ है। अभी जल्दी इसकी जानकारी मिल जाएगी, तब हम न्यूज 18 के दर्शकों को शेयर करेंगे। जी, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए फिलहाल शुक्रिया आपका। लखनऊ के मलिहाबाद में पुलिस एनकाउंटर में हत्या का मुख्य आरोपी अजय कुमार मारा गया। अजय पर बनारस से आई महिला की गला घोंटकर हत्या का आरोप था। पुलिस ने उसके भाई दिनेश को पहले गिरफ्तार कर लिया था। एनकाउंटर के दौरान अजय ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में वो ढेर हो गया। मलिहाबाद का गुनहगार मारा गया। मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में ढेर। ऑटो में रेप की कोशिश, विरोध पर हत्या। लखनऊ के मलिहाबाद में महिला की हत्या का मुख्य आरोपी अजय कुमार मारा गया। लखनऊ पुलिस ने मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापेमारी की थी। पुलिस के मुताबिक वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आरोपी को मृत घोषित कर दिया। एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश है, जो रहने वाला दुबग्गा क्षेत्र है, उसको गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में बताया कि उसने और उसके भाई ने इस घटना को कारित किया है। उसके पास से मृतका के कुछ सरकारी कागजात भी मिले हैं और साथ ही उस टेम्पो भी बरामद हुआ जिससे ये घटना कारित की गई। आरोपी अजय पर अयोध्या की महिला की हत्या का आरोप था। आरोपी ने रेप और लूट का विरोध करने पर महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पर 1 लाख का इनाम रखा था। इस वारदात में आरोपी का भाई दिनेश भी शामिल था, जिसे पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। दिनेश की निशानदेही पर ही पुलिस ने अजय को पकड़ने के लिए छापेमारी की थी। आरोपी ऑटो ड्राइवर अजय द्विवेदी बीती रात पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर हो गया है। दरअसल इस घटना से मचे हड़कंप के बाद पुलिस ने जहां एक और 6 टीमों का गठन किया था, तो वहीं संबंधित आलमबाग के अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद इन 6 टीमों ने आसपास के लगे जब सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो पता चला कि जो ऑटो था वो मलिहाबाद के एक अस्पताल के सामने खड़ा नजर आया। जिसके बाद पुलिस ने जब उसके ओनर और उससे जुड़े लोगों के बारे में जानकारी हासिल की तो पुलिस ने सबसे पहले दिनेश नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तब दिनेश ने बताया कि इस पूरी घटना को अंजाम उसके सगे भाई अजय ने दिया है। अजय ने ही इस युवती को आलमबाग बस स्टैंड पर बिठाया था और फिर रास्ते में उसका मोबाइल छीन लिया और फिर उसके गंतव्य स्थल पर न पहुंचाकर मलिहाबाद की एक सन्यासी बाग में लेकर आया, जहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। लेकिन जब युवती ने विरोध किया तो फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई पहले से ही हिस्ट्री शीटर थे। आरोपी अजय पर पहले से ही 20 केस दर्ज हैं, जबकि उसके भाई दिनेश पर भी 8 मुकदमे दर्ज हैं। अजय मौके से फरार हो गया है। उसके लिए लगातार काउंटिंग की जा रही है और वो उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कमिश्नर लखनऊ महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अजय ने अपने भाई दिनेश के साथ मिलकर अयोध्या की महिला से लूट और रेप की कोशिश की थी। महिला के विरोध करने पर अजय ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मलिहाबाद मुठभेड़ में अजय का अंत हो गया। उज्जैन में जब एक शख्स ने अपनी बेटी की शोक पत्रिका छपवाई तो सभी दंग रह गए। जिस लड़की की आत्मा की शांति के लिए सबको मृत्यु भोज पर बुलाया गया था वो तो जिंदा थी। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। वो जिंदा है फिर भी मर चुकी। परिवार ने छपवाई शोक पत्रिका। बेटी का मृत्यु भोज, पिंडदान। परिवार का फरमान, लोग हैरान।
बेटी घर से भागी, हुई पराई। बेटी का इश्क रिश्तों में खाई। इस शोक पत्रिका को जिसने पढ़ा वो हैरान रह गया। जिस शोक पत्रिका को छपवाने वाले परिवार ने बकायदा लिखा कि उनकी छोटी बेटी मेघा के मृत्यु भोज में आना है। तारीख भी लिखी है किस दिन बेटी की मौत हो गई। लेकिन लोग इस शोक पत्रिका को पढ़कर इसलिए हैरान थे क्योंकि जिस लड़की की आत्मा की शांति के लिए ये मृत्यु भोज रखा गया था वो तो जिंदा है। आखिर जिंदा बेटी का मृत्यु भोज क्यों दिया जा रहा है, उसके बारे में भी लिखा। उज्जैन से करीब 75 किलोमीटर दूर खाचरौद के घुड़ावन गांव में गोरनी और शांति भोज रखा गया, जिसमें समाज के लोग आए। सब ने एक जिंदा बेटी को आखिरी विदाई दी। आखिर रिश्तों में ये कौन सा दर्द है? क्यों मेघा के परिवार ने उसके जिंदा होने के बावजूद ऐसा कड़ा कदम उठाया? तो फिर उसी पत्रिका को पढ़िए। दरअसल शोक पत्रिका में बेटी के इश्क की दुहाई दी गई है, जिसमें लिखा है बेटी ने दीपक नाम के लड़के से भागकर लव मैरिज कर ली। यानी बेटी का इश्क, गैर बिरादरी के लड़के से प्यार परिवार को नागवार गुजरा और बेटी पराई हो गई। देखो, एक बच्ची को माता पिता अपने खून पसीने की मेहनत से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और बिगड़ माता पिता परिवार की सहमति के बिगड़ इस प्रकार के कृत्य जब बच्ची करते हैं तो बड़ा दुख होता है परिवार के अपने माता पिता को। परिवार का ये भी कहना है कि प्यार के लिए परिवार के मान सम्मान को ठोकर मारकर जो बेटी चली गई वो बेटी अब हमारे लिए मर चुकी है। परिवार का ये भी कहना है कि इस कदम से दूसरी लड़कियां ऐसा फैसला लेने से पहले 100 बार सोचेंगी। इस फैसले के बाद लोग भी हैरान हैं। कुछ इसमें हामी भर रहे हैं तो कई सवाल कर रहे हैं, ये कैसी विदाई।